जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज ही आप लोगों का एग्जाम होने वाला सुबह में बीए फिफ्थ सेमेस्टर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का, जिसका पेपर कोड है ECO 303। ज़्यादा समय नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ संतुलन मॉडल दिया गया है, मटेरियल बैलेंस्ड मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका आयरिस और नीस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? पदार्थ संतुलन मॉडल आधारित है, मटेरियल बैलेंसेज मॉडल किस पर आधारित है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियम पर। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। चले प्रश्न नंबर तीसरा आपको क्या पूछा गया है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है, ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है एंट्रोपी नियम कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? पैरेटो की शर्तें हैं, तो इसकी डायनामाइक और स्टैटिक्स, या फिर सी ऑप्शन बताइए। पैरेटो की शर्त है, बताइए पैरेटो की शर्तें क्या हैं। बिल्कुल देखें, पैरेटो की शर्त जो है स्टैटिक है, स्थैतिक। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? देखें, पैरेटो की अनुकूलतम शर्तें हैं, बताइए इन चारों में से क्या होगा? तो देखें पैरेटो की, इसमें ऑप्शन नंबर डी भी राइट हो सकता है और सी भी राइट हो सकता है। तो इसमें से मुझे क्लियर एकदम नहीं मिला है, ठीक है, इसका आंसर। बाकी आप लोग इसका अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वैसे 100% जहाँ तक मुझे उम्मीद है डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इसका अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को परिभाषित किया। तो इन्होंने उपभोक्ता की बचत को कैसे परिभाषित किया है? तो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस, ठीक है। संभाव्य कीमत और वास्तविक कीमत के बीच अंतर। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर छठे का। चले सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हेक्सियन मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र कहलाता है जब यह सम्मिलित करता है, किसको सम्मिलित करता है? ओनली सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट एंड इग्नोर इनकम इफेक्ट, ठीक है, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को और आय प्रभाव की अनदेखी। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर सातवें का। चलिए आठवां प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विश्लेषण करता है, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र किसका विश्लेषण करता है? आर्थिक एजेंटों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध के, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट एंड इन्वायरमेंट। चलिए नवा प्रश्न है आपका, द इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसिफिक का स्पेसिफिक अर्थ लिखी गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? किनीथ ई बोल्डिंग के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और पूछता है द इकोनॉमिक ऑफ कमिंग स्पेसिफिक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। तो 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर क्लास ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मोबाइल का जो है लाइट बढ़ा लिए, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा इसका, ठीक है। और क्या करिएगा, ये जो क्लास है इसको फुल HD में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फुल HD में अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से विजिबल हो पाएगा, ठीक है। चले आधारभूत आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होती है, तो इसमें कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों शामिल होता है, ठीक है, उपभोग और उत्पादन। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 10वें का। और किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है तो एक भी पैसा आपको नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप में आइए, स्क्रीनशॉट लेकर उस प्रश्न का, ठीक है, तुरंत मैं उसका उत्तर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। यहाँ पर डाउट क्लासेस के आपको एक भी पैसे नहीं लगते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सीमांत सामाजिक लागत में सम्मिलित होती है, क्या सम्मिलित होती है? MPC और MEC। ये क्या होता है सर जी, ये समझा दीजिए। देखें इसका फार्मूला होता है आपका MSC, ठीक है, MSC इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, MSC इक्वल टू MPC प्लस MEC, ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है। देखिए MSC क्या है? तो MSC जो है आपका ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, और जो आपका MPC है, ठीक है, जो आपका MPC है ये आपका क्या है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। और जो आपका MEC है ये आपका मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 11वें नंबर प्रश्न का। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, तो सार्वजनिक वस्तुएं क्या हैं बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा, इसे मैंने लिख करके रखा है कहीं पर, ठीक है। ये क्या होता है काफ़ी अच्छे से मैं इसे आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है।
चलें देखें इसमें ये क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखें जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं पब्लिक गुड्स आर, तो ये राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तंत्र और प्रकाश गृह दोनों है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। और कितने बच्चे डी ऑप्शन इसमें कर रहे थे, लेकिन ये नहीं है। मैं बता देता हूँ कैसे देखिए जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तंत्र, ये एक सार्वजनिक वस्तु है क्योंकि इसका लाभ सभी नागरिकों को मिलता है और इसे किसी विशेष व्यक्ति या समूह के लिए सीमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये गैर प्रतिस्पर्धात्मक और गैर अनन्य है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये गृह प्रकाश क्या है, यह भी एक सार्वजनिक वस्तु है क्योंकि इसका उपयोग सभी जगहों द्वारा जहाज़ों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसे किसी एक जहाज़ तक सीमित नहीं किया जा सकता है, यह गैर प्रतिस्पर्धात्मक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको क्या पूछा है। 13 नंबर प्रश्न है, कॉमन्स की त्रासदी संकल्पना को दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल गैरेट हार्डिंग द्वारा दिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और कॉमन्स की त्रासदी की संकल्पना जो 1968 है, ठीक है, ये दिया गया है आपका, ध्यान रखें, गैरेट हार्डिंग के द्वारा 1968 में ये दिए थे, ठीक है। कैसे देखें, अमेरिकी जीव विज्ञानी थे गैरेट हार्डिंग। 1968 में साइंस में प्रकाशित एक लेख में सामान्यों की त्रासदी शब्द को लोकप्रिय इन्होंने बनाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें 1968 में 13 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। क्लब ऑफ रोमन मॉडल प्रकाशित हुआ, क्लब ऑफ रोमन मॉडल, इसका प्रकाशन कब हुआ था बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्लब ऑफ रोम मॉडल, ठीक है, रोमन ने ये क्लब ऑफ रोम मॉडल प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1972 में, सी ऑप्शन राइट है। और इसका डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ सकता है, ठीक है। 2 मार्च 1972 को क्लब ऑफ रोम मॉडल प्रकाशित हुआ। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। समृद्धि की सीमा मॉडल अनदेखा करता है, किसका अनदेखा करता है, तो तकनीकी सुधार और आगत प्रतिस्थापन का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, हमारा साझा भविष्य संबंधित है, तो हमारा साझा भविष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है, सतत विकास से, ये ऑप्शन आपका राइट है। हमारा साझा भविष्य जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, सतत विकास से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, आर्थिक समृद्धि में सम्मिलित है। इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका 100% राइट होना चाहिए, ठीक है, मात्रात्मक सूचकांक। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बाकी मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए जो आपका क्वान्टिटेटिव इंडिकेटर्स है, ठीक है, ये क्या है, मात्रात्मक सूचकांक। तो आर्थिक समृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है मुख्य रूप से मात्रात्मक संकेतक, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स द्वारा मापी जाती है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है। बाकी इसमें दोनों आपके राइट भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए जो गुणात्मक सूचकांक होता है ये आपका जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार करता है। और जो आपका मात्रात्मक सूचकांक होता है उत्पादन, आय, रोजगार और निवेश के आंकड़ों में वृद्धि करते हैं, ठीक है। चले अब इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग खुद बताइएगा। वैसे आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका 100% राइट होना चाहिए, ठीक है। चलें चलें इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, आर्थिक विकास में सम्मिलित है। देखिए आर्थिक विकास में आपका मात्रात्मक सूचकांक और गुणात्मक सूचकांक ये दोनों आपके शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है प्रश्न नंबर 18 का। जो मात्रात्मक सूचकांक है यह आर्थिक गतिविधियों के आंकड़ों में वृद्धि को दर्शाता है, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन। गुणात्मक सूचकांक है यह जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण जैसे कारकों में सुधार को दर्शाता है, ठीक है। चलें 19 नंबर प्रश्न क्या है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी यदि, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर अधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है, जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर अधिक होगी, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर निम्न होगी यानी कम होगी, ठीक है। जनसंख्या उच्च होगी तो नहीं होगी, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पर। आर्थिक विकास में बाह्यता के प्रभाव को सम्मिलित किया गया। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास में बाह्यता के अभाव को सम्मिलित किया गया किसके द्वारा, तो GH मीट के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चले अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, निम्नलिखित में से समृद्धि के स्रोत कौन है। समृद्धि के स्रोत कौन है, तो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन ये सभी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, 22 नंबर प्रश्न है आपका। उत्तर दक्षिण के बंटवारे में उत्तर प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है बताने का प्रयास करेंगे। विकसित देश प्रदर्शित करता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण के बंटवारे में उत्तर प्रदर्शित करता है डेवलपमेंट कंट्रीज। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर दक्षिण का बंटवारा एक विभाजन है। किसका विभाजन है, तो विकसित और विकासशील देशों के बीच का विभाजन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, अबंध नीति का अर्थ है। ठीक है, अबंध नीति का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है स्वतंत्र व्यापार। ठीक है, फ्री ट्रेड। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, नैतिक या मूल्यगत निर्णय सम्मिलित होता है। ठीक है, नैतिक या मूल्यगत निर्णय सम्मिलित होता है, किस में सम्मिलित होता है ये, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सम्मिलित होता है। ठीक है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्थिरावस्था की संकल्पना की विवेचना की गई, किसके द्वारा की गई है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा। ठीक है, स्थिरावस्था की संकल्पना की विवेचना किसके द्वारा दी गई है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, इसमें क्या पूछा गया है, स्थिर अवस्था की अवधारणा पर एडम स्मिथ और जॉन स्टुअर्ट मिल सहित शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा चर्चा की गई है, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, क्या पूछा गया है, देखें, तकनीकों का चुनाव पुस्तक लिखी गई। तकनीकों का जो चुनाव पुस्तक है यह आपका A.K. सेन के द्वारा लिखी गई। A.K. सेन कौन है, अमर्त्य कुमार सेन इनका पूरा नाम है, और ये जो पुस्तक है, ठीक है, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न है 28 नंबर, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, हेक्स से, काल्डर से और सीटोवास्की से। ठीक है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। चले अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय बराबर है, तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। चले अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, क्या पूछा गया है आपका, देखें, AR, MR और लोच ई के बीच संबंध है। कैसा संबंध है, तो इनके बीच में MR = AR। ठीक है, कोष्टक में E-1/E। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। यहाँ पर समझाने का समय है नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझा देता। ठीक है, बाजार की असफलता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, बाजार की असफलता। ठीक है, यानी बाजार फेलियर किसका कारण होता है, तो ध्यान रखेंगे आपका जो बाह्यता होता है। ठीक है, और जो आपका असममित सूचना है। ठीक है, ये इन दोनों के वजह से बाजार की असफलता होती है, फेलियर होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। चले अगला प्रश्न है आपका, हरित वस्तु का एक उदाहरण है। हरित वस्तु का उदाहरण क्या है, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, वायु शक्ति और सौर ऊर्जा। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले प्रश्न नंबर 33 आप लोगों का क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। देखें, अनुशंसिक, ठीक है,
यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अनुसंगिक, ठीक है, अनुसंगिक मूल्यांकन विधि का प्रयोग निम्न स्थिति में किया गया। किस स्थिति में किया गया है? तो तापीय प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में और शोरगुल प्रदूषण, ये सभी में। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन ऑफ मेथड इज यूज फॉर द कॉस्ट ऑफ थर्मल पॉपुलेशन, एयर पॉपुलेशन और नॉइज पॉपुलेशन, ठीक है। ऑल ऑफ एबव, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका प्रश्न नंबर 33 का। चले प्रश्न नंबर आपका 34 क्या पूछा गया है? देखें, एनपीवी का सही सूत्र है। एनपीवी का सही सूत्र क्या है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एनपीवी का सही सूत्र क्या होगा? देखें, पहला ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, ठीक है, बाकी कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका बुक मेरे पास प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 6 सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इसका ए आंसर आपका 100% करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 35 आपका क्या है? सीमांत सामाजिक लागत और सीमांत निजी लागत का अंतर कहलाता है। इनके बीच में जो अंतर है वो क्या कहलाता है? इनके बीच का जो अंतर है साथियों, ये मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है, सीमांत बाह्य लागत कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या आपका पूछा गया है। चले देखें, पोषणीयता के अवयव में सम्मिलित है। पोषणीयता के अवयव में सामाजिक निकाय, पर्यावरण, पारिस्थितिकी निकाय और आर्थिक निकाय, ये सभी सम्मिलित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 37 क्या पूछा गया है? सतत औद्योगिकरण की तरफ पहला कदम है। कौन सा पहला कदम है? तो पर्यावरणीय प्रबंध, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है? किसी आर्थिक निकाय में आधारभूत लक्ष्य है। किसी आर्थिक इकाई में, ठीक है, द बेसिक गोल्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड, ठीक है, किसी आर्थिक निकाय के आधारभूत लक्ष्य में क्या शामिल होता है? तो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो, गरीबी में कमी हो और समता में सुधार हो, ठीक है, इम्प्रूविंग इक्विटी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 आप लोगों का पूछा गया है, सतत विकास के सामाजिक आयाम जुड़वा सिद्धांत पर बने हैं जो हैं, यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सामाजिक आयाम उसका जुड़वा सिद्धांत पर बने हैं, यानी जुड़वा माने 2 सिद्धांतों पर बना है। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है, न्याय और समता पर बने हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है? द साइलेंट स्प्रिंग लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है बताइए सभी लोग। द साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो द साइलेंट स्प्रिंग लिखा गया है रैचेल कार्सन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 40 का। और इसका प्रकाशन हुआ था 1962 में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है? ध्यान से देखेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, निर्बल पोषणी सूचकांक का सूत्र है, ठीक है, द फार्मूला ऑफ वीक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स इज। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है आपका, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जेड इक्वल टू एस अपॉन वाई माइनस डी एम इंटू के एम अपॉन वाई, ठीक है, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस डी एन इंटू के एन अपॉन वाई है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42, सर जी दिखाई नहीं दे रहा तो उत्तर कैसे खोजें हैं? देखें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, बाकी पीडीएफ में मैंने अच्छे से इसे ब्राइटनेस तेज करके सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढे, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या है? देखें, सबल पोषणी सूचकांक मानता है, किसको मानता है? तो ये आपका प्राकृतिक पूंजी स्टॉक की स्थिरता को मानता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो सबल पोषणी सूचकांक है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, प्राकृतिक पूंजी स्टॉक की स्थिरता को मानता है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों को उनकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखना महत्वपूर्ण है और इन्हें मानव निर्मित पूंजी से पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है? 43 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, कुल अपशिष्ट निस्तारण लागत बराबर होती है, किसके बराबर होती है?
तो यह आपके कुल प्रदूषण नियंत्रण लागत प्लस कुल प्रदूषण क्षति लागत, ठीक है, यानी टोटल पॉपुलेशन कंट्रोल कॉस्ट प्लस टोटल पॉपुलेशन डैमेज कॉस्ट, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 आप लोगों को क्या पूछा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पर्यावरणीय मूल्यांकन की स्थिति में कुल मूल्य बराबर होता है, तो यूज वैल्यू प्लस नॉन यूज वैल्यू, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 44 का, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 45 पे 45 नंबर है, पर्यावरणीय मूल्यांकन की स्थिति में गैर उपयोगिता मूल्य बराबर होती है, तो जो गैर मूल्य उपयोगिता है यह आपका ऑप्शन वैल्यू प्लस एक्सटेंस वैल्यू प्लस बिक्वेस्ट वैल्यू, यानी विक्रय मूल्य प्लस अस्तित्व मूल्य प्लस वसीयत मूल्य, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है, प्रदूषण है, प्रदूषण क्या है बताने का प्रयास करेंगे। सापेक्ष संकल्पना है, ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 है, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के स्रोत हैं, तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं। उद्योग है, कृषि है और खनन है, ठीक है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और माइनिंग, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर उपरोक्त सभी ठोस अपशिष्ट सभी के उदाहरण हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है आपका, हिग्स तथा कैल्डार, ठीक है, हिग्स तथा कैल्डार द्वारा प्रतिपादित क्षतिपूर्ति सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ठीक है, आदर्शात्मक सिद्धांत अर्थशास्त्र से, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। हिग्स और जो कैल्डार द्वारा प्रतिपादित क्षतिपूर्ति सिद्धांत है, यानी ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसी से संबंधित है, ठीक है। यह सिद्धांत आर्थिक नीतियों या परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 49 क्या है, पर्यावरण के आर्थिक कार्यों में सम्मिलित होता है, पर्यावरण के आर्थिक कार्यों में क्या सम्मिलित होता है बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। देखें इसमें शामिल होता है आपका नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के पूर्तिकर्ता के रूप में, ठीक है, अपशिष्ट समाहितकर्ता के रूप में भी और सौंदर्य भोग के रूप में भी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, एस्थेटिक जॉयमेंट के रूप में भी होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 49 का। हिंदी में देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आप इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 50 है, लास्ट प्रश्न है आप लोगों को। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तो देखें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन पेपर को जो बाकी बच्चे हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से आप लोगों का पेपर है, ठीक है। तो सभी के पास होना चाहिए, सभी लोग ये क्वेश्चन पेपर देख लें ताकि उनको एक आइडिया लग सके कि कैसे प्रश्न आएंगे, और प्रीवियस ईयर से प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, कम से कम 2-3 बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पर्यावरण के कार्यों में असफल होने की स्थिति में परिणाम होगा, क्या परिणाम होता है, तो पर्यावरणीय संकट के रूप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन द फॉर्म इन्वायरमेंटल क्राइसिस, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा ताकि आपके जो जूनियर बच्चे हैं आपसे, वो जब 5th सेमेस्टर में आए तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी तरह से जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके लिए भी क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।